हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं हूं फैजान और स्वागत है आपका एक और कहानी के इस एपिसोड में। राजीव दीक्षित, जिन्होंने 5000 से ज़्यादा छोटी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के खिलाफ आंदोलन किया, जिन्होंने बीमारियों के लिए घरेलू नुस्खे बताए, दवाइयाँ बताई जो कारगर भी हैं और आज भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें कोई बीमारी नहीं थी, उनकी मौत कैसे रहस्य बन गई, मौत या फिर साजिश। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो राजीव दीक्षित का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के अतरौली तहसील के नाह गांव में 1967 में 1967 में हुआ था। फिरोजाबाद से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की और इसके बाद ये इलाहाबाद पहुंचते हैं और वहां से बीटेक करते हैं और फिर आईआईटी कानपुर से एमटेक। लेकिन इनकी डिग्रियों में कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई। इसमें यह है कि जब कुछ लोगों ने छानबीन की आरटीआई के जरिए, फिर आईआईटी कानपुर से एक जवाब भी आया जिसमें उन्होंने कहा था कि राजीव दीक्षित नाम के किसी भी शख्स ने एमटेक नहीं किया, ना वहाँ से कोई पास आउट हुआ। खैर, इसके बाद साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है एक CSIR, वहाँ पर कुछ दिन काम किया रिसर्च के तौर पे। फिर फ्रांस के टेलीकम्युनिकेशन सेंटर में भी काम किया। उसके बाद अपने जो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, उनके साथ करीब 1 साल काम किया। तो जब ये बीटेक कर रहे थे तो उसी समय भोपाल गैस कांड हुआ, बहुत सारे लोग भी मारे गए, जिसके बाद वो आंदोलन में लगे कि ऐसे विदेशी कंपनियों को भारत से भगाया जाए। उसके बाद कहते हैं कि जो उनका पहला डीपली आंदोलन था वो एजुकेशन से रिलेटेड था कि भारतीय शिक्षा में इंग्लिश का इतना वर्चस्व क्यों है, क्यों इंग्लिश मीडियम का इतना बढ़ावा दिया जाता है, ये गलत है। फिर धीरे धीरे ये भारत में जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, विदेशी प्रोडक्ट, उनके खिलाफ ही आवाज़ उठाने लगे, आंदोलन करने लगे, जिसको लेकर जाहिर सी बात है कि बड़ी बड़ी कंपनियां वो इनके खिलाफ हैं। यहाँ तक कि सरकार भी नाराज, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मुद्दे उठाए इन्होंने और देश भर में स्वदेशी आंदोलन का परचम ऐसे ही उठाए रखा और घूम घूम के ऐसे ही विदेशी कंपनियों के खिलाफ और बाकी चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे। फिर इसी बीच 2009 में पहली बार राजीव दीक्षित की मुलाकात बाबा रामदेव से होती है। चूँकि रामदेव बाबा भी स्वदेशी चीज़ों का सपोर्ट करते थे और चाहते थे कि ये चीज़ें फैले और इसको बढ़ावा मिले और विदेशी कंपनियों का बहिष्कार किया जाए, सरकार उनको ज़्यादा बढ़ावा ना दे। तो बाबा रामदेव भी उस वक्त इसी कोशिश में थे, योग को एक पहचान दिलाना चाहते थे और भारत को स्वदेशी बनाने के लिए मुहिम चलाना चाहते थे। और राजीव दीक्षित ये पिछले 9 सालों से कर रहे थे। फिर ये दोनों मिलते हैं और थोड़े ही दिनों में बाबा रामदेव राजीव दीक्षित के भाषण, व्याख्यान और विदेशी कंपनियों के ऊपर जो भी बोलते थे उससे बहुत प्रभावित थे। और फिर 9 जनवरी 2009 को बाबा रामदेव ने भारत स्वाभिमान ट्रस्ट बनाया और इस ट्रस्ट का मतलब ही यही था कि भारत के स्वाभिमान को बढ़ावा देना, मल्टीनेशनल कंपनियों का बायकॉट करना, अपनी जो हिंदुस्तानी चीज़ें हैं, हिंदुस्तानी जो प्रोडक्ट हैं, उनको बढ़ावा देना। तो 9 जनवरी 2009 को इस ट्रस्ट का गठन होता है और साथ ही राजीव दीक्षित को राष्ट्रीय सचिव भी बनाया जाता है इस ट्रस्ट का और प्रवक्ता भी। तो कहते हैं कि आस्था चैनल में उनका राजीव दीक्षित का व्याख्यान शुरू हुआ, घूम घूम के अलग अलग शहरों में काम शुरू किया। तो इनकी पॉपुलैरिटी बहुत तेज़ी से बढ़ी और ये जो बात करते थे जनरली वही स्वदेशी, इलाज भी स्वदेशी, अगर आपको बीमारी है तो कैसे आप देसी नुस्खों से ठीक कर सकते हैं। यहाँ तक कि हार्ट की बीमारी, वो कहते थे हार्ट अटैक के लिए भी देसी बहुत अच्छा इलाज है। तो ये सारी चीज़ें वो बताते थे। तो इसी टीवी, आस्था चैनल और व्याख्यान के जरिए इनकी पॉपुलैरिटी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। और कुछ ये भी कहते हैं कि इस पॉपुलैरिटी के चलते बाबा रामदेव के आसपास के लोग थे वो थोड़े हैरान और परेशान थे और सरकार से अलग मुहिम चल रही थी। और ये सब चल ही रहा था और इसी ट्रस्ट की कैंपिंग के तहत राजीव दीक्षित अलग अलग जगहों पर जाके व्याख्यान किया करते थे। तो 26 नवंबर 2010 को इनका दौरा छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में होता है। वहाँ पर ये 2 जनसभाओं को संबोधित करते हैं और इसके बाद अगले दिन यानी 27 नवंबर को जांजगीर जिले में, वहीं छत्तीसगढ़ में 2 जगह प्रोग्राम अटेंड करते हैं। इसके बाद ये 28 नवंबर को ये बिलासपुर पहुंचते हैं और वहां भी सब अटेंड करते हैं। अटेंड करने के बाद 29 नवंबर को दुर्ग पहुंचते हैं। 29 नवंबर को अपना भाषण देने के बाद ये वहां से रवाना होते हैं और रास्ते में गाड़ी में ही बहुत पसीना आने लग जाता है। तब उनके साथ ट्रस्ट के ही एक आचार्य दया सागर थे। तो जब उन्होंने पूछा तब राजीव दीक्षित ने जो कहा, चूँकि सारा बयान दर्ज है, तो उन्होंने कहा कि मुझे गैस की शिकायत है और शायद इसी वजह से पसीना आ रहा है, अभी ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर आचार्य दया सागर दुर्ग में ही एक आश्रम है, वहाँ उनको लेके जाते हैं। ये 29 नवंबर 2010 की बात कर रहा हूँ मैं।
तो आश्रम पहुंचते ही राजीव दीक्षित सीधे वॉशरूम चले जाते हैं, लेकिन काफ़ी देर तक वो वॉशरूम से बाहर नहीं निकलते, और जब बाहर नहीं निकलते तो आचार्य को चिंता होती है। वो आवाज़ देते हैं, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। तब लोगों को बुलाया जाता है और फिर दरवाज़ा तोड़ा जाता है। दरवाज़ा तोड़ा जाता है तो देखते हैं राजीव दीक्षित ज़मीन में बेहोश पड़े हुए हैं और पसीने से पूरे भीगे हुए हैं। फिर उनको रूम में लाया जाता है, बिस्तर में लिटाया जाता है, फिर उन पर पानी छिड़का जाता है। फिर जब उनको होश आया तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाने का इंतज़ाम कर लिया गया जब तक। और जब राजीव दीक्षित को होश आया और उन्हें बताया गया कि आपकी तबीयत खराब हो गई थी और आप बेहोश हो गए थे, तो आपको हॉस्पिटल लेके चलना है, तो राजीव दीक्षित ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एलोपैथिक दवाओं पे या एलोपैथिक इलाज पे मेरा भरोसा नहीं है, मुझे आयुर्वेद का कोई डॉक्टर बुला दीजिए, वही देखेगा। और फिर उनके जिद के बाद आयुर्वेद का डॉक्टर आता है, उनको देखता है और दवा देता है, लेकिन उसके बाद भी उनकी तबीयत सुधरती नहीं। फिर उसके बाद लोग उनकी जिद मानते नहीं हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, अपोलो हॉस्पिटल में। अपोलो हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उन्हें आईसीयू में ले जाया जाता है। बाकायदा 4 से 5 डॉक्टरों की टीम उनकी देखभाल करती है और फिर उनको अपोलो से दिल्ली लेके जाने की तैयारी होती है, क्योंकि तबीयत संभल नहीं रही थी। तो दिल्ली लेकर जाते हैं और दिल्ली लाने का पूरा इंतजाम किया जा रहा था। लेकिन दिल्ली लाए जाते उससे पहले ही 30 नवंबर 2010 की रात करीब 1 से 2 के बीच डॉक्टर बताते हैं कि राजीव दीक्षित की मौत हो चुकी है, वो अब जिंदा नहीं है। अब जब मौत हुई तो डॉक्टरों से पूछा गया कि क्या हुआ, मौत कैसे हुई, तो डॉक्टरों ने कहा हार्ट अटैक से। अब मौत की वजह आपको तब पता चलती है जब पोस्टमार्टम होता है। यहाँ कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ। अब हर जगह खबर फैल गई कि राजीव दीक्षित की मौत हो गई और मौत की वजह हार्ट अटैक से। कमाल की बात यह है कि पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं। अब कायदे से होना ये चाहिए था कि जब अपोलो हॉस्पिटल में मौत हुई तो उन्हें पोस्टमार्टम कर देना चाहिए था, ताकि मौत की वजह सबके सामने आ जाती और कुछ होता ही नहीं और सभी क्लियर हो जाते। ये इसलिए कह रहा हूँ मैं कि आपको आगे पता चलेगा। अब उनकी मौत के बाद उनकी डेड बॉडी को उनके पैतृक गांव अलीगढ़ ना ले जाके बल्कि सीधे हरिद्वार ले जाया जाता है, जहां स्वाभिमान ट्रस्ट का ऑफिस भी था, अभी पतंजलि का भी है, और वो जगह बाबा रामदेव की। तो पहले उन्हें रायपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है, जहां बॉडी में लेप वेप लगाया जाता है। फिर राजीव दीक्षित के भाई प्रदीप दीक्षित साथ बैठते हैं। उसके बाद पतंजलि योगपीठ हरिद्वार पहुंच जाते हैं। उसके बाद 1 दिसंबर को खलकल एक जगह है, वहां उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब सवाल की एक वजह यह भी है कि वो अपने गांव से बहुत प्यार करते थे, तो उनका अंतिम संस्कार वहां क्यों नहीं किया गया, उनको वहां क्यों नहीं ले जाया गया। तो 30 नवंबर से 1 नवंबर के बीच जो राजीव दीक्षित के रिश्तेदार, दोस्त, वो सब हरिद्वार पहुंचते हैं, उनको चाहने वाले, और वो उनकी बॉडी को देखते हैं। राजीव दीक्षित एक गोरे इंसान थे, फेयर, लेकिन उनकी मौत के बाद उनके होंठ जो हैं वो नीले पड़े हुए थे। चेहरे का भी कुछ हिस्सा नीला था, कुछ काला पड़ गया था। और ऐसे सिम्टम आमतौर पे लोग मानते हैं कि जहर से ही ऐसी चीज़ें होती हैं कि चेहरा काला या नीला पड़ जाता है। ऐसा लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में भी लोगों ने कहा था। तो ये सारी चीज़ें उठती हैं तो लोगों ने आवाज़ उठाई कि पोस्टमार्टम होना चाहिए, इसमें कुछ डाउट है, क्लियर होना चाहिए। लेकिन ये पोस्टमार्टम के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता, जबकि इसका एक पूरा बेस बनता है इस पोस्टमार्टम को कराए जाने के लिए। उसकी वजह यह है कि एक शख्स पिछले 10, 12, 15 साल से एक मूवमेंट चला रहा है। उसने बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों के लोगों को अपना दुश्मन बना रखा है। सरकार में बैठे हुए लोग उसके दुश्मन हैं, और भी ना जाने कितने लोग दुश्मन हैं, और ऐसे में रहस्यमय तरीके से मौत होती है अचानक। अब ऐसा नहीं है, किसी को भी दिल का दौरा पड़ सकता है, कोई भी किसी भी बीमारी से मर सकता है, इसमें कोई हैरान कर देने वाली बात नहीं है। लेकिन इसलिए ये पोस्टमार्टम और बाकी चीज़ें होती हैं ताकि बाद में कोई शक या सवाल की कोई गुंजाइश न रह जाए। और ये पोस्टमार्टम उस वक्त हो जाता तो शायद ये सब कहानियाँ होती ही नहीं, पर ऐसा हुआ नहीं, और इसीलिए इसने बहुत सारे शक और सवाल को जन्म दिया। लेकिन इस बॉडी को देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने शक जताया, तो भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ और पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। और ये आज भी राज है, ये पोस्टमार्टम ना कराने के पीछे कौन कौन लोग थे। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हवा में तैरती हैं। एक ये कि सीधे सीधे बाबा रामदेव के ऊपर शक कि बाबा रामदेव राजीव दीक्षित की बढ़ती पॉपुलैरिटी से जल रहे थे, नाराज़ थे। दूसरा, जब ये स्वाभिमान ट्रस्ट बनाया तो देश भर में बहुत सारे लोगों से चंदा लिए गए।
इस मूवमेंट के नाम पर जो करोड़ों में है, और बाद में वो ट्रस्ट बंद भी कर दिया गया। तो वो पैसे कहाँ गए उसका कुछ इशू था। तो ये सारी बातें हवा में तैरती रहीं, जिसको लेकर दलील दी गई कि ऐसा नहीं हो सकता, बाबा रामदेव इसके पीछे नहीं है। तो इसके क्या क्या रीज़न है। एक, जब 29 नवंबर को तबीयत बिगड़ी राजीव दीक्षित को वापस लाया जा रहा था, तो जिस आश्रम में रखा गया तो वो आश्रम भी बाबा रामदेव का। तो कोई आदमी किसी के खिलाफ कोई साजिश करता है, किसी को मारना चाहता है, किसी का मर्डर करना चाहता है, तो वो अपनी जगह नहीं चुनेगा। दूसरा, सेंट्रल में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो यूपीए सरकार से बाबा रामदेव के संबंध अच्छे नहीं थे। तो दलील देने वालों ने ये भी कहा कि बाबा रामदेव ये रिस्क नहीं लेंगे। अब इसमें यह भी आया कि वो स्वदेशी को लेकर सरकार के ऊपर बहुत बड़े बड़े हमले कर रहे थे। तो सरकार के ही लोगों में से कोई कर सकता है, पर कोई सबूत नहीं मिला। अब जो सबसे सॉलिड चीज़ें जो सामने आई, जो बहुत सारे लोग मानते भी हैं कि ये हो सकता है अगर ये हार्ट अटैक नहीं था तो इसमें यह था कि राजीव दीक्षित ने अपने आंदोलन के जरिए बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनियों को दुश्मन बना रखा था, और उस मल्टीनेशनल कंपनियों के बहुत सारे हिमायती थे जो उनके दुश्मन थे, जो नहीं चाहते थे ये चीज़ें, आंदोलन बड़ा हो और मल्टीनेशनल कंपनियों को कुछ नुकसान पहुंचे। तो हो सकता है अगर ये नेचुरल डेथ नहीं है, कोई साजिश है, मर्डर ही हुआ है, पॉइजन ही दिया गया हो, तो वो जिन 5000 कंपनियों के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे थे उनमें से किसी के साजिश का हिस्सा हो सकता है। लेकिन ये सारे सवाल 12-13 साल बाद भी सवाल ही हैं, क्योंकि इसका कोई प्रूफ ही नहीं है। लेकिन कहानी यही है कि आज भी राजीव दीक्षित की मौत एक रहस्य है, और ये तक नहीं पता, अब तो छोड़िए साजिश है कि नहीं, उनकी मौत नेचुरल थी या कोई गहरी साजिश, ये कोई नहीं जानता। ये थी कहानी राजीव दीक्षित की। ये कहानी हमारी स्टोरी टाइम्स फैमिली के एक सदस्य की फरमाइश थी। उम्मीद है कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगली किसी कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।